नमस्कार दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और हम आज पहला क्लास ले रहे हैं आप सभी को बिहार या एसएससी या कोई भी एग्जाम का जीके जीएस जीके और जीएस का संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर किया जाएगा। और इस पॉकेट जीके का जो खान सर का है पॉकेट जीके का पूरा पूर्ण रिवीजन किया जाएगा। पर डे एक एक किया जाएगा। और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो हम डालें पॉकेट जीके से रिलेटेड या कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आपके तक जरूर पहुँचे सबसे पहले। तो समय को बिना गवाए हम लोग चालू करते हैं। और आज हम लोग जीव विज्ञान चालू करेंगे और पर डे डेली एक एक चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम लोग आज चालू करेंगे जीव विज्ञान का जंतु ऊतक। सबसे पहले जंतु ऊतक। ऐसे ही करते करते हम लोग पर डे एक एक करेंगे और पूरा बुक को रिवीजन करेंगे। पॉकेट जीके थर्ड एडिशन है और इससे हर एग्जाम में लगभग 70 से 75% क्वेश्चन लड़ता ही तो लड़ता है। चलिए हम लोग चालू करते हैं और समय बिना गंवाए। जंतु कोशिका। जंतु कोशिका एनिमल टिश्यू। कोशिका कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति और संरचना कार्य में समान हो ऊतक कहलाता है। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहते हैं। जंतु ऊतक शब्द बिचैट ने दिया। शरीर शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी किसने कहा? विचैट ने। फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? विचैट को। कार्य और संरचना के आधार पर जंतु के 4 प्रकार होते हैं। जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। 1 नंबर उपकला ऊतक। 2 नंबर संयोजी उपकला ऊतक। संयोजी उपकला ऊतक। 3 नंबर आपका 3 नंबर क्या है? 3 नंबर यहाँ पे नहीं है। 3 नंबर यहाँ पे नहीं है। 2 नंबर ही 4 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार इसमें 2 गो है, ठीक। और 3 नंबर यहाँ पे है। 3 नंबर पेशी ऊतक है। देखिए आप लोग को हम दिखाते हैं। यहाँ पे है पेशी ऊतक। और 4 नंबर है। 4 नंबर यहाँ पे आप लोगों का तंत्रिका ऊतक। 4 नंबर आप लोगों का तंत्रिका ऊतक। ये रहा आपका तंत्रिका ऊतक। चलिए अब हम लोग चालू करते हैं और अपना क्लास को। चलिए 1 नंबर हम देखेंगे। 1 नंबर देखेंगे। उपकला ऊतक। यह ऊतक अन्य ऊतकों के ऊपर वृद्ध
वृद्धि करता है, इसलिए इसे उपकला ऊतक कहते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। यह ऊतक शरीर के भार का 10% भाग 10% भाग बनाता है। यह भ्रूण में सबसे पहले बनने वाला ऊतक है। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म तीनों स्तरों से होती है। यह ऊतक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, अर्थात यह शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। इसमें विभाजन पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। आगे हम लोग बात करेंगे सरल उपकला की। सरल उपकला की सरल उपकला की सरल उपकला कोशिकाओं की एक परत होती है। सरल सल्की उपकला सरल उपकला की भाग है। सरल सल्की उपकला ऊतक। जब सल्की उपकला की एक परत हो उसे जैसे कुपिकाओं में, नेफ्रॉन में। 2 नंबर सरल घनाकार उपकला। सरल घनाकार उपकला ऊतक। जब घनाकार कोशिकाओं की एक परत हो, उदाहरण वृक्क नलिकाओं में। 3 नंबर सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। जब स्तंभाकार कोशिकाओं की परत हो, उदाहरण फैलोपियन नलिका, यकृत, पित्ताशय, आमाशय में। स्तरित उपकला ऊतक। स्तरित उपकला ऊतक। स्तरित उपकला ऊतक। स्तरित उपकला ऊतक। कोशिकाओं कई परतें होती है। 1 नंबर में स्तरित सल्की उपकला ऊतक। जब सल्की कोशिकाओं के कई परतें हो, उदाहरण में अधिचर्म, ग्रसनली, मुखगुहा में। स्तरित घनाकार उपकला ऊतक। जब घनाकार कोशिकाओं के कई परतें होते हैं, उदाहरण में जननांगों, श्वसन नली, फेफड़ों में। अगला स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक। जब स्तंभाकार कोशिकाओं के कई परतें हो, उदाहरण में नरम तालु, लेपिग्लोटिक्स, लैरिक्स में। 3 नंबर विशिष्ट उपकला ऊतक। जब सरल व स्तरित उपकला विशिष्ट कार्यों के लिए रूपांतरित हो। 1 नंबर में आभासी स्तरित उपकला ऊतक। इसमें स्तंभाकार कोशिकाओं की एक ही परत होती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं बड़ी और छोटी है जिनमें स्तरित होने का आभास होता है, उदाहरण में श्वसन नली, श्वसन मार्ग में। 2 नंबर संक्रमण उपकला ऊतक। यह मूत्राशय में होता है। जनन उपकला ऊतक यह जननांगों में होता है। संवेदी उपकला ऊतक संवेदागों में होता है। 2 नंबर 2 नंबर की बात करेंगे संयोजी ऊतक। संयोजी उपकला ऊतक। संयोजी उपकला ऊतक। यह ऊतक शरीर के भार का 30% भाग बनाता है। यह उत्पत्ति में मेसोडर्मल होता है। यह ऊतक संरचनाओं को आपस में जोड़ता है, जैसे अस्थि को अस्थि से, अस्थि को पेशी से। संयोजी ऊतक का निर्माण 3 घटकों से होता है। पहला मैट्रिक्स, दूसरा कोशिकाएं और तीसरा तंतु से। पहले हम लोग मैट्रिक्स देखेंगे। यह अर्धतरल पारदर्शी अर्धपारगम्य प्रोटीन प्रकृति का एक द्रव होता है, जिसकी मात्रा अलग अलग ऊतकों में होता है। अगला कोशिकाएं देखेंगे। यह कई प्रकार की
होती है। मास्ट कोशिका यह हिपेरिन का स्राव करती है। प्लाज्मा कोशिका यह प्रतिरक्षाओं का निर्माण करती है जो रोगाणुओं को नष्ट करती है। तंतु कोशिका यह मैट्रिक्स एवं तंतुओं का निर्माण करती है। वसा कोशिका यह वसा का संग्रह करती है। तंतु कोशिका यह कई प्रकार के होते हैं। श्वेत तंतु, पीले तंतु, जालिकावंत तंतु, संयोजी ऊतक के प्रकार। अच्छा, हम लोग अब तंतु के बारे में पढ़ेंगे। श्वेत तंतु ये सफेद रंग के अशाखित मोटे एवं समूह के में पाए जाते हैं। इनमें कोलेजन प्रोटीन होती है, यह दृढ़ होते हैं। पीले तंतु पतले सखील पीले रंग के एकल होते हैं। यह इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं जो लचीले होते हैं। जालिकावत तंतु अत्यधिक पतले व सखील लेकिन मजबूत होते हैं जो कि जाल के रूप में पाए जाते हैं। इसे रेटिकुलिन प्रोटीन पाई जाती है। संयोजी ऊतक के प्रकार। संयोजी ऊतक के प्रकार संयोजी ऊतक के प्रकार सरल संयोजी ऊतक, वायवीय ऊतक और वसीय ऊतक। वसीय ऊतक श्वेत तंतु ऊतक, श्वेत तंतु ऊतक, पीत तंतु ऊतक, पीत तंतु ऊतक। अगला पीत तंतु ऊतक, उसके बाद आपका बस पीत तंतु ऊतक ही है। तो हम लोग सभी संयोजी ऊतक के प्रकार अब पढ़ेंगे। सरल संयोजी ऊतक यह संयोजी ऊतक अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे वास्तविक संयोजी ऊतक कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक सरल संयोजी ऊतक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वायवीय ऊतक यही सरल ऊतक वास्तविक रूप से अंगों का जोड़ता है, इसलिए इसे वास्तविक रूप से अंगों को जोड़ता है, इसलिए इसे वास्तविक सरल संयोजी ऊतक कहते हैं कि जो कि अंगों के चारों तरफ पतली परत के रूप में पाए जाते हैं जो कि अंगों को आपस में जोड़ते हैं। इसमें संयोजी ऊतक के सभी घटक मैट्रिक्स कोशिकाएं तंतु पाए जाते हैं। यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। इसका कार्य यह अंगों के भीतर की खाली जगहों को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। वसीय ऊतक इसमें वसीय कोशिकाएं तेल बूंदों के रूप में वसा का संग्रह कर लेती है, जैसे त्वचा के नीचे, नेत्रों, हृदय, वृक्क के चारों ओर। नोट में आप लोगों का नोट अब यहाँ पर देखिए नोट वसीय ऊतक का नोट। हाथी में वसा होती है। व्हेल में यह वसीय परत मोटी होती है, इसे वुल्वर कहते हैं। मादाओं में नर की तुलना में इसकी मात्रा अधिक होती है। हम लोग देखते हैं कि जेंट्स में वसीय की संख्या कम होती है और महिला में वसा अधिक होती है पुरुष के मुकाबले। अगला कार्य शरीर के ताप की हानि को रोकता है, अर्थात शरीर के ताप नियमन के में सहायक होता है। आवश्यकता पड़ने पर इसके ऑक्सीजन से ऊर्जा मिलती है। अगला 3 नंबर हम लोग देखेंगे श्वेत तंतु ऊतक। श्वेत तंतु ऊतक जो श्वेत तंतुओं का बना होता है। संयोजी ऊतक के शेष घटक भी इसमें पाए जाते हैं, अतः यह कठोर होता है जैसे
कंडरा में पाए जाते हैं। कंडरा को इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। नोट में कंडरा अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला ऊतक है। कंडरा अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला ऊतक है। पूछा जाए अस्थि और पेशी को जोड़ने वाला कौन सा ऊतक है? आप लोग बताइएगा। कंडरा ऊतक। नेक्स्ट, पीत तंतु ऊतक क्या है? यह पीले तंतुओं का बना होता है, अत्यधिक लचीला होता है, जैसे स्नायु। स्नायु इसी के बने होते हैं। स्नायु को इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं। स्नायु अस्थि को जोड़ने वाला तक है। अगर कोई पूछे कि अस्थि से जोड़ने का काम कौन सा ऊतक करता है? आप लोग बताइएगा। स्नायु। आप लोग बताइएगा। स्नायु। स्नायु को ही हम लोग लिगामेंट कहते हैं। में आलंबी या कंकाली ऊतक। यह शरीर का कंकाल बनाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में उपास्थि और 2 नंबर में अस्थि। एक नंबर में उपास्थि और 2 नंबर में अस्थि। ई रहा आपका उपास्थि और ई रहा आपका अस्थि। ठीक। अस्थि, ये जो अस्थि है ये मजबूत होता है। ये उपास्थि है, ये थोड़ा मजबूत नहीं होता है, ये कम मजबूत होता है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका यहाँ। चलिए आगे उपास्थि पहले देखेंगे। आलंबी या कंकाली ऊतक। बोलेंगे कंकाल कितने प्रकार के? तो कंकाल 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में अस्थि, 2 नंबर में उपास्थि। ठीक। चलिए चालू करते हैं। उपास्थि को देखते हैं। उपास्थि का अध्ययन। उपास्थि का अध्ययन। उपास्थि का अध्ययन कोनिड्रोलॉजी। उपास्थि बनाने वाली कोशिका कोनिड्रियोब्लास्ट। उपास्थि नष्ट करने वाली कोशिका कोनिड्रियोप्लास्ट। उपास्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन कोन्ड्रीन। कोन्ड्रीन। उपास्थि के प्रकार यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में कचाव। एक नंबर में कचाव उपास्थि। 2 नंबर में तंतुमय उपास्थि। 3 नंबर में कैल्सीकृत उपास्थि। तो हम लोग चालू करेंगे कचाव उपास्थि। कचाव उपास्थि। कचाव उपास्थि यह निम्न भागों को बनाती है। अ में नासापट, लेरिंक्स, श्वसन नालिका और सी आकार के छल्ले। कान में इफ्टेरिकन नालिका। 2 नंबर में है तंतुमय उपास्थि। तंतुमय उपास्थि यह निम्न भागों को बनाती है। अ में नाक के आगे का भाग, बी में एपिग्लोटिस, श्वसन नली के ऊपर की ढक्कनुमा संरचना। स में कर्णफलव। कर्णफलव। अगला कैल्सीकृत उपास्थि। यह कैल्सीकृत उपास्थि यह निम्न भागों को बनाती है। अ में फीमर, ह्यूमरस का सिर व में सुप्रा स्कैपुला। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर अस्थि। जो 2 नंबर था उपास्थि और अस्थि। कंकाल ऊतक का 2 प्रकार।
एक उपास्थि, एक अस्थि। तो हम लोग उपास्थि तो पढ़ लिए और हम लोग पढ़ेंगे अस्थि। इस ऊतक को बनाने के लिए कोशिकाओं को ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इस ऊतक के मैट्रिक्स में कैल्शियम एवं फास्फेट के लवण पाए जाते हैं, जिसमें अत्यधिक कठोर हो जाता है। अस्थि के मध्य में एक गुहा पाई जाती है, जिसमें अस्थि मज्जा भरा होता है। स्तनधारियों की अस्थियों में नलिकाएं हाइवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं। तरल रक्त ऊतक, रक्त या रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। आगे पेशी ऊतक। आगे पेशी ऊतक। पेशी ऊतक शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक अध्ययन मायोलॉजी या सर्कोलॉजी शरीर का 40% से 50% भाग बनाता है। यह उत्पत्ति में मेसोडर्मल होता है। इसमें संकुचन की क्षमता होती है। इसके कारण शरीर के विभिन्न भागों में गति व चलन होता है। पेशियों की संख्या 639 यानी 639, इसको शॉर्टकट भी बोलते हैं 639। तो है कितना 639 होती है। पेशियों में एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग पेशिये में संकुचन। पेशिये में संकुचन के लिए कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आयन आवश्यक होते हैं। हृदय की मांसपेशी में मायोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें लौह धातु पाई जाती है। शरीर की सबसे लंबी पेशी ग्लूटस मैक्सिमस। शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस। शरीर की सबसे मजबूत पेशी मैसेटर। पेशिये के प्रकार। पेशिये 3 प्रकार की होती है। एक नंबर कंकाल पेशिये, 2 नंबर हृदय पेशिये, 3 नंबर चिकनी पेशिये। चलिए हम लोग एक एक करके सबका देखते हैं। इन पेशियों का निर्माण रेखित पेशीय तंतुओं से होता है, जिन पर गहरी व हल्की रेखा पाई जाती है। इसलिए इन्हें ऐच्छिक या रेखीय पेशी भी कहते हैं। ये टेंडन द्वारा अस्थि से संलग्न रहती है। अतः यह कंकाल के भागों की गति के लिए उत्तरदायी होता है। इस ऊतक की पेशीय कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार तथा अशाखित होती है, बहुनाभिकीय होती है। इसमें संकुचन जीव की इच्छानुसार होता है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशीय कहते हैं। ये पेशियां जल्द ही थक जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हृदय पेशी। हृदय पेशी हृदय पेशी केवल हृदय में पाई जाती है। यह संरचना के आधार पर रेखित तथा कार्य के आधार पर आरक्षिता अनैच्छिक प्रकार की होती है। यह स्वतः तंत्रिका तंत्र से तंत्रिका प्राप्त करती है। इसमें स्वतः उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। यह पेशी थकती नहीं, क्योंकि इसमें इसमें मायोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। यह पेशी बेलनाकार व सख्त होती है। यह केंद्रक युक्त होती है। यह हृदय के स्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है। 3 नंबर हम लोग देखेंगे चिकनी पेशिये। इन्हें आरक्षित तथा अनैच्छिक पेशिये भी कहते हैं। इन पेशियों का निर्माण आरक्षित पेशी तंतुओं से होता है,
जिन पर कोई रेखाएं नहीं होती है, इसलिए इन्हें चिकनी पेशीय ऊतक भी कहते हैं। पेशी तंतु बिखरे हुए होते हैं। अगला, प्रत्येक पेशीय तंतु तर्कु के आकार का होता है। इसके ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली को सार्कोलीमा द्रव को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें संकुचन की क्षमता होती है। इसके मध्य में एक केंद्रक होता है। जैसे जैसे ये अनैच्छिक अंगों की भित्ति बनाते हैं, ये जंतु की इच्छा के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक कार्य जैसे आहार नाल, रुधिर वाहिनी, गर्भाशय, श्वसन व मूत्राशय में पाए जाते हैं। नोट में क्या है, नोट में देख लेते हैं। सबसे बड़ी अनैच्छिक पेशी गर्भाशय में, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण थकान व दर्द होता है। आगे, तंत्रिका ऊतक शरीर के समस्त अंगों के व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने वाला होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। उत्पत्ति, इसका विकास के लिए हार्मोन थायरोक्सिन। इसका कार्य आवेगों को उत्पन्न करने का तथा संचरित करने का। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है क्योंकि इसमें तर्काएं नहीं पाई जाती है। न्यूरॉन की संरचना। न्यूरॉन की मुख्य दो भाग होते हैं, कोशिकाएं, दूसरा डेंड्रोस, तीसरा डेंड्रोस। आगे देखेंगे कोशिकाएं। न्यूरॉन का गोलाकार भाग, जिसमें एक केंद्रक जिसके साथ अनियमित आकार का बहुत से निश्चल कण न्यूरॉन में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले कोशिका द्रव को न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें आवेग के संरचन हेतु अनेक महीन तंत्रिका तंतुक पाए जाते हैं। डेंड्रोस न्यूरॉन के साइटोन से अनेक प्रबंध निकले रहते हैं, जिन्हें डेंड्रोस कहते हैं। ये पुनः छोटे छोटे प्रवर्धक में बटा रहता है, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। नोट में, यह डेंड्राइट्स अपने समीपवर्ती न्यूरॉन के ऑक्सोन तंतुओं से कार्यकारी संबंध स्थापित करते हैं। तीसरा, तंत्रिकाक्ष देखेंगे। तंत्रिकाक्ष ऑक्सोन। न्यूरॉन के कोशिका काय से एक लंबा मोटा प्रवर्धक निकलता है, जिसे ऑक्सोन कहते हैं। ऑक्सोन के अंतिम सिरे को टेलोडेंड्रोसाइन कहते हैं। इस पर कुंडीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे सिनेप्टिक बटन कहते हैं। इसे सिनेप्टिक बटन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोस से कार्यकारी संबंध स्थापित करते हैं, जिसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। नोट में है, देख लीजिए, लास्ट है नोट। दो तंत्रिका के बीच अवकाश पाया जाता है, जिसे साइनेप्टिक गैप कहते हैं। यह एसिटाइलकोलिन हार्मोन द्वारा तंत्रिका आवेग का संरचना होता है। तंत्रिका आवेग के लिए
Na आवश्यक होता है। तो आशा करते हैं आप सभी को ज़रूर पढ़े होंगे और आप लोगों को समझ में अवश्य आई होगी। ऐसे ही हम डेली लेकर आएँगे आप सभी के लिए और अपना तैयारी बेहतर बनाएँ। ठीक है, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कल कौन सा चैप्टर हम लेकर आएँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप लोग शेयर अवश्य करें। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।